Hello friends, welcome to Study IQ. I am Priyanshi Sood and in today's lecture we're going to talk about the topic chromosome, cell and cell division and its cycle. So it is a very interesting topic related to biology subject. As we say that in anthropology we cover every aspect of human beings, whether it's biological or social. जब हम बायोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में बात आती है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, जो हमारी बॉडी है वो फॉर्म कैसे हुई है, बनी कैसे है, किस चीज़ से बनी है। तो सबसे बेसिक यूनिट जो है हमारी बॉडी फॉर्मेशन का, कंपोजिशन का, वो है एक सिंगल सेल। जो सेल है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, एक सेल से हमारी पूरी की पूरी बॉडी फॉर्म हो जाती है। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट इट कि कैसे ये चीज़ होती है, कैसे एक सेल डिवाइड करता है, क्या स्टेजेस हैं उस सेल डिवीजन की जो हमारी पूरी की पूरी एक बॉडी को फॉर्म कर देता है। सो एंड क्रोमोजोम की हम बात करते हैं कि हमारा रिलेशन है इंसेस्टर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, तो वो रिलेशन किस बेसिस पे है, कोई लिंक बना होगा, कोई ट्रांसमिशन हुई होगी पेरेंट्स से हमारे अंदर, तो वो जो चीज़ है वो हम इन टॉपिक्स के बेसिस पे हम स्टडी करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमन क्रोमोजोम। क्रोमोजोम, जैसे क्रोमोजोम दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, जैसे क्रोमो एंड जोम। क्रोमो मीन्स कलर्ड, जोमा मीन्स बॉडी। सो कलर्ड थ्रेड लाइक बॉडी, थ्रेड की तरह जो बॉडी है, पतली सी colored thread like body which is present in nucleoplasm of the nucleus of cell। अब सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। हम सब जानते हैं कि हम पढ़ते आते हैं, सुनते आ रहे हैं कि हमारी बॉडी सेल से बनी होती है। तो सिंगल सेल होता है जिससे पूरी की पूरी बॉडी फॉर्म हो जाती है। तो डिफरेंट, सोचिए हमारी बॉडी कितने नंबर ऑफ सेल से बनी होगी। तो हर एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, एक जेल लाइक मटेरियल होता है जिसके अंदर ये थ्रेड लाइक बॉडीज क्रोमोसोम प्रेजेंट होती हैं। वो जीन्स, आगे जीन्स प्रेजेंट होती हैं क्रोमोसोम के अंदर। क्रोमोसोम के अंदर जीन्स होती हैं और जीन्स के अंदर होता है प्रेजेंट डीएनए। डीएनए हम सुनते आते हैं कि डीएनए टेस्ट करवाएंगे, एक जनरेशन का दूसरे जनरेशन के साथ रिलेशन देखने के लिए हम डीएनए टेस्टिंग करते हैं। तो वो जो डीएनए है वो क्रोमोसोम के अंदर, जीन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जो इनहेरिटेंस के लिए हम स्टडी करते हैं, इनहेरिटेंस पैटर्न देखने के लिए हम स्टडी करते हैं। सो सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं जीन्स, जीन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं डीएनए। सो ये एक लंबा साइकिल है जो हमें याद रखना होता है कि इस तरह से एक दूसरे के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। जीन्स आर कंसिडर एज द कैरियर फॉर द इनहेरिटेंस पैटर्न, कि कहते हैं कि जीन्स जो है वो इनहेरिटेंस पैटर्न को कैरी करती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो इन जीन्स में, जीन्स को कौन कैरी करता है? क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम भी बेसिकली कंसिडर किए जाते हैं कैरियर फॉर द इनहेरिटेंस पैटर्न फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो इनहेरिटेंस पैटर्न में जो ये ट्रेट्स हैं, पर्टिकुलर ट्रेट्स जो किसी फंक्शन के लिए एक्ट करते हैं, तो ये जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते हैं ये जीन्स और क्रोमोसोम की वजह से होते हैं। इन्हें हम कैरियर बोलते हैं, जो ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। सो क्रोमोसोम्स जो थे सबसे पहले ऑब्जर्व किए गए थे प्लांट सेल में। क्रोमोसोम हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, वेदर एनिमल, प्लांट और ह्यूमन बींग्स, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। सबसे पहले इनको प्लांट स्पीशीज में पाया गया था बाय कार्ल विल्हेल्म वॉन नगेली। इस नाम के साइंटिस्ट से 1842 में इन्होंने पहली बार प्लांट स्पीशीज में क्रोमोसोम को ऑब्जर्व किया था। इसके बाद इसका जो क्रोमोसोमल बिहेवियर था वो 1888 में डिस्कवर किया गया था, डिस्क्राइब किया गया था बाय वोल्डलेयर। वोल्डलेयर नाम के साइंटिस्ट ने 1888 में इसका बिहेवियर क्रोमोसोम का डिस्क्राइब किया था। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है? अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि क्रोमोसोम जो है दो आर्म से बना है जो कि आपस में जुड़ी हुई हैं सेंटर से। सो ये टू क्रोमैटिड्स, इन आर्म्स को कहते हैं क्रोमैटिड्स। तो दो क्रोमैटिड्स आपस में जुड़ी होती हैं फ्रॉम द सेंटर। सेंटर में एक सेंट्रोमियर होता है जो दोनों आर्म्स को एक साथ जोड़ देता है सेंटर से। और इस सेंट्रोमेयर की पोजीशन के बेसिस पे क्रोमोसोम को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और प्रोटीन्स होते हैं,
जैसे क्रोमोसोम जीन्स कैरी करता है, जीन्स आगे डीएनए से बनी होती हैं, तो क्रोमोसोम जो है प्रोटीन और जीन्स कैरी करता है। अब सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे जो हमारा क्रोमोसोम है वो अलग टाइप्स में डिवाइड होता है, सच एज एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में इस टाइप के क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमेयर है वो अपर और लोअर आर्म को अनइक्वली डिवाइड कर देती है। दैट मीन्स अपर आर्म जो है वो लोअर आर्म के कंपैरेटिवली बहुत शॉर्ट होती है। दैट मीन्स सेंट्रोमेयर जो है वो मीडियल में डिवाइड नहीं करता है दो आर्म्स को, अपर साइड पे सेंट्रोमेयर दो आर्म्स को ज्वाइन करता है, जिस वजह से अपर आर्म जो है वो छोटी हो जाती है और लोअर आर्म लॉन्ग होती है। नेक्स्ट इज मेटासेंट्रिक। In this type of chromosomes, the length of two chromatid remains same. That means centromere जो है वो दोनों आर्म्स को इक्वली डिवाइड करता है, सेंटर में वो दोनों आर्म्स को ज्वाइन करता है, जिसकी वजह से अपर और लोअर आर्म बिल्कुल सेम हाइट की होती हैं। नेक्स्ट इज सब मेटासेंट्रिक। इन दिस टाइप द अपर आर्म इज लार्जर देन एक्रोसेंट्रिक बट स्मॉलर देन मेटासेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में अपर आर्म बहुत छोटी होती है, लेकिन सब मेटासेंट्रिक के केस में जो अपर आर्म है वो एक्रोसेंट्रिक के केस से लंबी होती है, लेकिन मेटासेंट्रिक से वो छोटी होती है। सो ये केस हुआ सब मेटासेंट्रिक। नाउ नेक्स्ट इज टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक इसमें अपर आर्म जो है वो एब्सेंट होती है, जो दो क्रोमैटिड्स हैं वो सेंट्रोमेयर से जुड़ी होती हैं, लेकिन सिर्फ लोअर आर्म्स प्रेजेंट होती हैं, अपर आर्म्स प्रेजेंट नहीं होती है। सो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स विच आर based upon the position and location of centromere. Now the next is karyotype. So karyotype is a phenomenon in which we check the nature of the chromosome, कि किसी सेल में जो न्यूक्लियस में क्रोमोसोम प्रेजेंट है उसका नंबर या अपीयरेंस कैसी है, क्या नंबर है क्रोमोसोम्स का, 1 है, 2 है, कितने हैं, या उनकी अपीयरेंस कैसी है, वो कैसे दिखते हैं। सो दिस इज नोन एज karyotype. सो नॉर्मली ह्यूमन बॉडी में 2 तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स और दूसरे होते हैं ऑटोसोम्स। बॉडी में सेक्स क्रोमोसोम्स का नंबर सिंगल होता है और जो ऑटोसोम्स हैं वो 22 पेयर्स होता है, सिंगल पेयर एंड 22 पेयर्स। तो 22 पेयर्स का मतलब है 44 क्रोमोसोम एंड सिंगल पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम मीन्स 2 क्रोमोसोम्स। सो इन टोटल बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो बेसिकली सेक्स सेल, गैमीट्स, एग्स एंड स्पर्म, इन टाइप्स के सेल्स में सेक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ऑटोसोम्स जो है वो पूरी बॉडी में होते हैं और वो 22 पेयर्स होते हैं टोटल। द प्रेजेंस ऑफ ओनली वन सेट ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन अ बॉडी इज नोन एज हैप्लॉइड कंडीशन। हैप्लॉइड कंडीशन मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, सो इसे हम हैप्लॉइड कंडीशन कहते हैं। सो सिंगल सेट ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, जो अगर मेल की बात करें तो मेल्स में ये जो सेक्स क्रोमोसोम है वो एक्स एंड वाई की फॉर्म में होते हैं। एक्स वाई क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम कंसिडर करते हैं इन मेल्स, और इन फीमेल्स में इन्हें एक्स एक्स से डिनोट करते हैं। सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फीमेल इज एक्स एक्स। सो इन टोटल ह्यूमन बॉडी में देयर आर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। इससे ज़्यादा या कम क्रोमोसोम के होने से बॉडी में डिसऑर्डर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स होते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू द कैरियोटाइप एनालिसिस इन ऑर्डर टू नो अबाउट द नेचर एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द बॉडी, कि किसी भी टाइप का अगर कोई डिसऑर्डर है या कोई प्रॉब्लम है बॉडी में तो उसके लिए उसको डायग्नोस करने के लिए हम कैरियोटाइप एनालिसिस करते हैं, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू। नाउ द नेक्स्ट इज सेल, द बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बॉडी कॉम्पोजिशन की स्टार्टिंग में ही सेल इज द ओनली सब्सटेंस जिसके बेसिस पे होल बॉडी कॉम्पोजिशन की ये प्रोसेस जो है वो चलती है। एक सिंगल सेल है जो डिवाइड करता है मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स में। ये सेल्स डिवाइड करके टिश्यू फॉर्म करते हैं, टिश्यू ऑर्गन में चेंज होते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाता है, और इन सब ऑर्गन सिस्टम के कोलैबोरेशन से एक पूरी का पूरी बॉडी का कॉम्पोजिशन होता है। नाउ सेल क्या है, किस चीज़ से बनता है, तो सेल के अंदर होता है प्रोटोप्लाज्म दैट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म होता है। सो सेल के अंदर जो सरफेस होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, और साइटोप्लाज्म जो है न्यूक्लियस कंटेन करता है जिसके अंदर क्रोमोसोम, जीन्स एंड ऑल बाकी सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। नाउ साइटोप्लाज्म इज अ सेमी फ्लूइड लाइक सब्सटेंस
दैट कंटेन्स लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग बॉडीज। लिविंग बॉडीज से मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी एक्सेट्रा, ये जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं इन्हें हम कहते हैं लिविंग बॉडीज में कंसिडर करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया माइन्यूट स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स, ये सब चीज़ें इनसे बनता है माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी बॉडी एंड ऑल अदर सेल ऑर्गेनेलीज जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्म की जो फ्लूइड है उससे थोड़ा डेंस होता है, denser than cytoplasm, spherical and covered with membrane, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस का मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है, साइटोप्लाज्म में पास ऑन नहीं होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर जो जेल लाइक मटेरियल है जो साइटोप्लाज्म से डेंसर है, थिकर है, उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है जो कि क्रोमोसोम कैरी करते हैं। सो ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब there are two type of cells in our body. One is somatic cell and other is germ cells. Somatic cells का function है in the construction and maintenance of body structure. Like जो भी हमारे body structure हैं वो किस तरह से बनते हैं, जो muscle cells हैं, nerve cells हैं, इन टाइप के जो cells हैं जो हमारी body form करती हैं इन्हें हम कहते हैं somatic cells. And other type of cells called as germ cell, इनका function है to produce new species. लाइक जो स्पर्म है, ओवम है, सेक्स सेल्स जो होते हैं हमारे स्पर्म एंड ओवम, इन्हें जर्म सेल्स कहते हैं। सो देयर आर टू टाइप ऑफ सेल्स दैट आर सोमैटिक सेल्स एंड जर्म सेल्स। अब सेल जो है सिंगल सेल डिवाइड करता है इनटू नंबर ऑफ मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स, जिससे आगे के फंक्शन शुरू होते हैं। तो ये सेल डिवीजन होती कैसे है और क्या क्या स्टेजेस होती हैं। सो सेल सिंगल सेल जो है वो डिवाइड होता है इंटू टू डॉटर सेल्स। फर्दर टू डॉटर सेल्स में ये डिवाइड होता है जो कि सिमिलर होती हैं पेरेंट सेल से, और इसके अंदर भी जेनेटिक मटेरियल सिमिलर होता है जैसे पेरेंट सेल में होता है। सो वन सिंगल सेल डिवाइड इंटू टू डॉटर सेल विद सेम जेनेटिक मटेरियल। फर्टिलाइजेशन के दौरान, फर्टिलाइजेशन मतलब जब मेल का स्पर्म सेल फीमेल के एग सेल से कंबाइंड होता है, मिलता है, तो एग जब स्पर्म के साथ मिलता है तो वहाँ फर्टिलाइजेशन होती है। इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट से जो जाइगोट बनता है वो अलग अलग डिविजन्स की स्टेजेस को कैरी ऑन करता है। लाइक उसके बाद सेल जो है वो डिवाइड करता है जिसकी वजह से न्यू स्पीशीज का ओरिजिन होना होता है। तो ये जो सेल डिवीजन है दैट अंडरगोज सेवरल नंबर ऑफ स्टेजेस, और जो ये सेल डिवीजन है ये दो प्रोसेसेस में चलती है, दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस। इन दो प्रोसेसेस के बेसिस पे सेल की डिवीजन होती है। फर्दर माइटोसिस इज अ स्मॉलर प्रोसेस एज कंपेयर टू मियोसिस। माइटोसिस में पेरेंट सेल डॉटर सेल फॉर्म करता है जिसमें डॉटर सेल जो है बिल्कुल रिजेंबल करती हैं पेरेंट सेल को, और उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो बिल्कुल सिमिलर होता है पेरेंट सेल की तरह। लाइक 2n कंडीशन है पेरेंट सेल की, तो वो 2 डॉटर सेल फॉर्म करेगा, दैट इज 2n एंड 2n। सो सिमिलर कंडीशंस होंगी, डिवाइड नहीं होगा, रिड्यूस नहीं होगा, डबल नहीं होगा, सिर्फ डिवाइड करके वो सेम कंडीशंस में आ जाएंगी। मतलब 2n इज इक्वल टू 2n प्लस 2n। मियोसिस एक लंबी प्रोसेस है जिसमें 2n कंडीशन जो है वो फर्दर चेंज हो जाती है 4n कंडीशन में। ये कैसा होता है कि इसमें क्रोमोसोम का जो नंबर है, सेल तो डिवाइड करता है लेकिन क्रोमोसोम का नंबर जो है वो रिड्यूस हो जाता है, वो हाफ हो जाता है। अब हमें क्रोमोसोम का नंबर जो है वो सिमिलर रखना है एज दैट ऑफ पेरेंट्स। सो जब सेल डिवाइड कर रहा है 2n से 4n कंडीशन चेंज हो रही है, तो वो इस तरह से चेंज हो रही है कि उसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो रिजल्ट दे सिमिलर टू दैट ऑफ पेरेंट सेल। पेरेंट सेल में जितना क्रोमोसोम का नंबर है उतना ही डॉटर्स में आए, चारों डॉटर्स में उतना ही नंबर आए, इसलिए जो मियोसिस प्रोसेस है उसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन कंसिडर होती है और मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन कंसिडर की जाती है। मियोसिस प्रोसेस 2 फर्दर सब स्टेजेस में कंडक्ट होती है। फर्स्ट स्टेज में जो 2n कंडीशन है पेरेंट सेल की वो सिमिलर माइटोसिस की तरह 2n एंड 2n प्रोड्यूस करती है, दैट इज इक्वेशनल डिवीजन। लेकिन जो मियोसिस की सेकंड स्टेज है उसमें 2n फर्दर डिवाइड हो जाता है सिंगल n एंड सेकंड 2n डिवाइड हो जाता है सिंगल n। तो इन टोटल वहाँ पे 4n स्टेज बन जाती है।
सो पेरेंट के सिंगल 2n स्टेजेस से बनती है 4n स्टेजेस इन द एंड ऑफ मियोसिस, in the end of second stage of meiosis. Now let's talk about these two stages of cell division one by one. First of all, mitosis. So mitosis occurs in 4 basic steps, that is prophase, metaphase, anaphase and telophase. So प्रोफेज जो स्टेज है उसमें सेल जो है बिल्कुल तैयार होता है डिवाइड करने के लिए। इस टाइम पे जो न्यूक्लियस है उसका साइज इंक्रीज कर जाता है। न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिड्स हैं पहले उसके अराउंड जो वुली अपीयरेंस रहती है, जिसकी वजह से क्रोमैटिड्स जो है एक सीक्वेंस में रहती हैं, लेकिन इस स्टेज के एंड तक ये वुली अपीयरेंस धीरे धीरे डिसअपेयर होना शुरू हो जाती है, सो दैट क्रोमैटिड्स अपनी जगह से मूव कर सके। सो प्रोफेज से ये होता है। इसके बाद है मेटाफेज। मेटाफेज में क्रोमोसोमल कंडेंसेशन होती है। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कंडेंस फॉर्म में आ जाते हैं। कंडेंस्ड फॉर्म में आने के बाद जो क्रोमैटिड्स हैं वो इजीली मूव ऑन कर सकती हैं, क्योंकि वो अपने आप में एक सॉलिड फॉर्म में आ जाती हैं और अलग होने के लिए वो इजी हो जाता है उनके लिए। और इस स्टेज में जो दो क्रोमैटिड्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं, सेंट्रोमेयर से अटैच्ड होती हैं, लेकिन आपस में दोनों पैरेलल हो जाती हैं, एक इक्वेटर पे आ जाती हैं, सेंटर में आ जाती है, इक्वेटर लाइन पे आ जाती हैं दोनों क्रोमैटिड्स। और ये स्टैटिक फेज होता है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती अभी तक। मेटाफेज तक कोई मूवमेंट नहीं होती। मेटाफेज का ये एक सब पार्ट है प्रोमेटाफेज। प्रोमेटाफेज में स्पिंडल फॉर्मेशन मेन है। स्पिंडल फॉर्मेशन होती है कि जब इक्वेटर पे दोनों क्रोमैटिड्स अलाइंड हो जाती हैं तो ऑपोजिट साइड पे, क्रोमोसोम के ऑपोजिट साइड पे, दोनों साइड पे पोल्स फॉर्म हो जाते हैं। जो एक पोल है वो ऊपर वाली क्रोमैटिड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और नीचे वाली को अपनी तरफ। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये जो ब्लैक लाइंस हैं ये स्पिंडल फॉर्मेशन है। ये स्पिंडल फॉर्मेशन सेंट्रोमेयर और पोल्स के बीच में जॉइन होती हैं और ये पोल जो है अपनी तरफ क्रोमैटिड्स को अट्रैक्ट करता है, खींचता है। सो ये स्पिंडल फॉर्मेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होती हैं और ये प्रोमेटाफेज में आती हैं। जो ये ऑपोजिट पोल्स बनते हैं ये सेंट्रियोल से बनते हैं। क्रोमोसोम का एक पार्ट होता है सेंट्रियोल, ये अपने आप को डबल कर लेता है और दो ऑपोजिट पोल्स फॉर्म कर देता है, जिनके तरफ दोनों क्रोमैटिड्स जो हैं डिवाइड होकर ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करती हैं। तो जब ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करती हैं तो जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों पोल्स की अपनी तरफ क्रोमैटिड्स के लिए, इसकी वजह से जो सेल का स्ट्रक्चर है वो भी इलोंगेट सा हो जाता है। अभी ये थर्ड स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि जब अट्रैक्शन हो रही है दोनों पोल से तो यहाँ पे जो सेल का जो साइज है, फॉर्म है, वो चेंज हो रही है। पहले वो राउंड था, अब वो इलोंगेटेड सा बन गया है। सो मेटाफेज का मेन पॉइंट है कि उस टाइम पे इक्वेटर लाइन पे दोनों क्रोमैटिड्स आ जाती हैं और जो सेंट्रोमेयर है वो पोल के साथ जुड़े होते हैं थ्रू स्पिंडल फाइबर्स। नाउ नेक्स्ट कम्स द एनाफेज। एनाफेज में जो दोनों क्रोमैटिड्स हैं वो सेपरेट आउट होने लग जाती हैं। क्रोमैटिड्स के अंदर जो भी क्रोमैटिन है वो भी उनके साथ साथ सेपरेट आउट हो जाता है और दोनों क्रोमैटिड ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं। नाउ द लास्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस इज टीलोफेज। टीलोफेज तक जो दो डॉटर क्रोमैटिड है वो बिल्कुल सेपरेट आउट हो जाती हैं और दोनों अलग अलग सेल्स में डिवाइड हो जाती हैं, 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती हैं। इस पॉइंट पे आके जो न्यूक्लियस है वो अपनी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म कर लेता है और उसके अंदर अपना मटेरियल होता है उनका क्रोमैटिन। तो जो न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो बन जाती है, नया न्यूक्लियस अपीयर हो जाता है और जो पहले क्रोमैटिन जो था वो जो कंडेंस हो गया था वो अगेन डीकंडेंस होकर लूज स्मूथ अपीयरेंस फॉर्म कर देता है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। Now the next process of cell division is meiosis. Meiosis एक लेंदी प्रोसेस है और ये 2 सब स्टेजेस में कवर होती है। जो meiosis है इसका मेन पार्ट है कि जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो रिड्यूस हो जाता है। जैसे माइटोसिस में इक्वेशनल डिवीजन होती है क्रोमोसोम की, बट इसमें रिडक्शनल डिवीजन होती है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। मियोसिस 2 स्टेजेस में होती है। जो पहली स्टेज है वो काफ़ी लेंदी स्टेज है और वो अलग अलग सब स्टेजेस से है, जैसे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पिकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। इन सब स्टेजेस को फॉलो करते हुए मियोसिस का फर्स्ट स्टेज होती है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेप्टोटीन से। लेप्टोटीन में 2 मेन पॉइंट्स आते हैं कि क्रोमोसोम जो है वो इलोंगेटेड और सिलेंड्रिकल दिखता है, मतलब सिलेंडर इन द सेंस पतला सा और इलोंगेटेड, लंबाई में और पतला दिखता है क्रोमोसोम। और जो
छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं वो जुड़ जाते हैं टू फॉर्म द क्रोमोमियर्स। एक क्रोमोमियर स्ट्रक्चर जो है वो छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स जो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर वो मिलके क्रोमोमियर बना देते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस इज जाइगोटीन। जाइगोटीन में जो क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम स्पेशली, वो पेयर बना लेते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो होते हैं जिसमें जीन्स जो हैं वो सेम लोकस में प्रेजेंट होते हैं। लाइक दो क्रोमोसोम हैं, दोनों में जो जीन्स हैं वो सेम जगह पे, सेम लोकेशन में, लोकेशन को हम लोकस कहते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे क्रोमोसोम जो हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं और वो आपस में एक पेयर बना लेते हैं। So in this step, pairing of homologous chromosome takes place. Now the next is pectine. Pectine का मेन फंक्शन है क्रॉसिंग ओवर। अब जो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में पेयर बनाए हैं उनमें क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर वो कंडीशन होती है जिसमें एक क्रोमोसोम अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेता है। जो पेयरिंग हुई है होमोलोगस क्रोमोसोम में, उनमें आपस में जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है उसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। सो ये क्रॉसिंग ओवर पेकाइटिन स्टेज में होती है। इसके बाद जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में जुड़े हैं तो इन टोटल वहां पे 4 क्रोमैटिड्स बन जाते हैं। तो ये जो 4 क्रोमैटिड्स हैं ये आपस में इक्वी डिस्टेंट हैं, मतलब चारों क्रोमैटिड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। सो ये आता है पेकाइटिन स्टेज के अंदर। नेक्स्ट सब स्टेज इज डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में मेन पॉइंट है चाइज्मा टर्मिनलाइजेशन। ये चाइज्मा टर्मिनलाइजेशन, इसमें क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट आउट नहीं होते हैं, वो अपने साथ जुड़े ही रहते हैं। ये प्रोसेस जो है 2 सब स्टेजेस में कवर होती है। जो नेक्स्ट है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस तक भी चाइज्मा टर्मिनलाइजेशन चलता रहता है, लेकिन डाइकाइनेसिस के एंड तक जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है वो आपस से सेपरेट आउट हो जाते हैं, छूट जाते हैं। तो डिप्लोटीन का मेन पॉइंट है कि वहाँ पे चाइज्मा टर्मिनलाइजेशन होता है। वो जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो आपस से सेपरेट आउट नहीं हो सकते, किसी एक पॉइंट से वो जुड़े रहते हैं एक दूसरे के साथ, जिसे कहते हैं चाइज्माटा। डाइकाइनेसिस में एक तो चाइज्मा टर्मिनलाइजेशन खत्म होती है, दैट मीन्स वो सेपरेट होने लग जाते हैं, और साथ ही साथ जो क्रोमोसोम है वो थिक हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, मतलब कंडेंस फॉर्म में आ जाता है, सो दैट वो आगे मूव कर सके और सेपरेट आउट हो सके इजीली। नेक्स्ट इज, अब ये जो प्रोफेज की सब स्टेजेस थी ये कवर होगी। अब फर्स्ट मियोसिस स्टेज की जो मेटाफेज है, फर्स्ट प्रोफेज हो गया, अब फर्स्ट मेटाफेज। मियोसिस प्रोसेस की जो फर्स्ट स्टेज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है टू माइटोसिस। जैसे जैसे स्टेजेस माइटोसिस में हुए थे वो सभी स्टेजेस यहाँ पे भी रिपीट होती हैं, मियोसिस की फर्स्ट स्टेज की तरह वो सिमिलर है। सो यहाँ पे भी फर्स्ट स्टेज ऑफ सब स्टेज ऑफ मेटाफेज में भी यही होता है, जैसे वहाँ पे जो क्रोमैटिड्स थे वो इक्वेटर पे अलाइन हो गई थी, उसी तरह से यहाँ पे भी क्रोमैटिड्स इक्वेटर पे अलाइंड हो जाती हैं, और जो सेंट्रोमियर है वो स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू पोल्स के साथ अटैच हो जाता है। एनाफेज, फर्स्ट एनाफेज ऑफ मियोसिस। सो एनाफेज जो है वो भी सिमिलर है टू माइटोसिस वाला एनाफेज। यहाँ पे भी जो क्रोमैटिड्स हैं वो सेपरेट आउट हो जाती हैं, सेंट्रोमियर डिवाइड कर जाता है। एंड द फर्स्ट टेलोफेज ऑफ मियोसिस 1, इसमें भी जो 2 न्यूक्लियाई हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, पेयर ऑफ क्रोमैटिन लेके अपने साथ, और न्यू न्यूक्लियर बन जाता है, उनकी अपनी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है, और डीकंडेंस हो जाता है क्रोमोसोम, अगेन लूज फॉर्म में आ जाता है। सो फर्स्ट मियोसिस इज सिमिलर टू माइटोसिस। नाउ मूविंग ऑन टू सेकेंड स्टेजेस ऑफ मियोसिस, मतलब सेकेंड प्रोसेस ऑफ मियोसिस, मियोसिस 2। यहाँ पे सेकेंड मेटाफेज आता है। सो सेकेंड मेटाफेज में क्या होता है कि दोनों जो क्रोमैटिड्स हैं वो आपस में जुड़े हैं, क्रोमैटिड डाइवर्ज तो होने लगते हैं लेकिन आपस में सेंट्रोमियर से वो जुड़े ही रहते हैं। सो ये सेकेंड मेटाफेज में। मियोसिस और माइटोसिस में डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे जो मेटाफेज पे अलाइंड क्रोमैटिड्स थी वो सिंगल थी, मतलब सिंगल क्रोमोसोम की जो क्रोमैटिड्स थी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे। लेकिन मियोसिस में क्या है कि 2 होमोलोगस क्रोमोसोम जुड़े थे पहले, तो अब एक क्रोमोसोम ऊपर की तरफ जाएगा और एक क्रोमोसोम नीचे की तरफ जाएगा। सो यहाँ पे क्रोमैटिड्स जो है वो डबल हैं, 2 क्रोमैटिड्स नीचे जाएंगे और 2 क्रोमैटिड्स ऊपर। वहाँ पे एक क्रोमैटिड ऊपर गई थी, एक नीचे, यहाँ पे 2 जाएंगी। सेकेंड इज सेकेंड एनाफेज। सेकेंड एनाफेज में सेंट्रोमियर डिवाइड कर जाता है
और दोनों ऑपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं। पहले क्रोमैटिड्स डिवाइड होती हैं, फिर सेंट्रोमेयर डिवाइड होकर दोनों ऑपोजिट पोल में चले जाते हैं। टीलोफेज, जैसे कि हमें पता है कि टीलोफेज में जो न्यूक्लियस है वो फॉर्म हो जाता है, 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। माइटोसिस तक तो 2 न्यूक्लियस बन रहे थे, लेकिन मियोसिस सेकंड के केस में टोटल 4 न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं। मियोसिस 1 इज सिमिलर टू माइटोसिस। माइटोसिस में सिंगल क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड्स थे जो डिवाइड हो रहे थे, लेकिन मियोसिस 1 ऑफ मियोसिस स्टेज, उसमें क्या हुआ था कि 2 क्रोमोसोम्स थे, उनके 2 क्रोमैटिड्स थे, इन टोटल 4 क्रोमैटिड्स थी, 2 क्रोमैटिड्स ऊपर गए, 2 क्रोमैटिड्स नीचे गए। मूविंग ऑन, मियोसिस 2 में 2 क्रोमैटिड्स में से मेटाफेज पे 1 क्रोमैटिड अगेन ऊपर गई और 1 क्रोमैटिड नीचे गई। वहां से हमने देखा कि चेंज आया, इसीलिए ही हम मियोसिस को 2 स्टेजेस में कवर करते हैं। पहली स्टेज में 4 से 2 होते हैं और दूसरी स्टेज में 2 से सिंगल होते हैं। और टीलोफेज में आते हुए अब टोटल 4 न्यूक्लियाई बन गए, जिसमें सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के रिजल्ट से ये पता चलता है कि पेरेंट्स 2n कंडीशन से चलते हुए पहले कंडीशन बनी 2n एंड 2n इन मियोसिस 1, फिर मियोसिस 2 में आके 2n एंड 2n से सिंगल हो गया, 2n डिवाइडेड हो गया फर्दर n एंड n, और सेकेंड 2n डिवाइड हो गया n एंड n। सो पेरेंट्स का 2n से बना 4 डॉटर सेल सिंगल n, दैट इज हैप्लॉइड कंडीशन। सो ये थी मियोसिस प्रोसेस। सो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कैसे इंटरफेज के बाद जो मियोसिस 1 है उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में कंबाइन कर रहे हैं। जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो पेयर फॉर्म कर रहे हैं तो इन टोटल वहाँ 4 क्रोमैटिड्स हो रही हैं। मियोसिस 1 में 4 क्रोमैटिड्स आपस में मिलके डिवाइड होके 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रही, डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म किया। नाउ इन मियोसिस 2 ये डॉटर न्यूक्लियाई फर्दर डिवाइड हो गई और सिंगल हैप्लॉइड कंडीशन से उन्होंने 4 डॉटर सेल्स बना दी। So this is all about meiosis. Now moving on, there is comparison between mitosis and meiosis, that what is the difference between these two processes of cell division. So the first and foremost important point is कि जो mitosis है वो पूरी बॉडी में फॉर्म करते हैं। माइटोसिस सेल डिवीजन जो है वो पूरी बॉडी के सेल के डिवीजन के साथ डील करती है, लेकिन मियोसिस सिर्फ जर्म सेल्स के साथ डील करती है। दैट मीन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गेमिटोजेनेसिस, जब सेक्स सेल्स के साथ जो डिविजन्स होती है उस टाइम पे मियोसिस अक्कर करती है, अदरवाइज माइटोसिस ही अपना रोल प्ले करती है पूरी सेल डिवीजन का, बॉडी के सेल डिवीजन के साथ। नेक्स्ट इज द होल प्रोसेस कंप्लीट्स इन वन सीक्वेंस। जो माइटोसिस है एक ही सीक्वेंस में, एक ही प्रोसेस में शॉर्टर फॉर्म में ख़त्म होती है, लेकिन मियोसिस कम्प्लेक्स फॉर्म है, लॉन्ग प्रोसेस है और 2 स्टेजेस के साथ कवर होती है। माइटोसिस का प्रोफेज एज वी हैव स्टडीड दैट शॉर्ट फेज था, इतना लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं था, लेकिन मियोसिस के प्रोफेज आगे फर्दर डिवाइड हुए हैं अलग अलग सब स्टेजेस में, सो इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। माइटोसिस एक सिंपल प्रोसेस है, वहाँ पे कोई होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयरिंग नहीं है, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं है जेनेटिक मटेरियल का, लेकिन मियोसिस में कॉम्प्लेक्स स्टेज है, ये प्रोसेस है जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स होना जरूरी है, वहाँ पे उनकी पेयरिंग, उनका क्रॉसिंग ओवर होना है, तो वहाँ पे जो ये प्रोसेस है ये कॉम्प्लेक्स हो जाती है माइटोसिस के कंपैरिजन में। माइटोसिस जैसे कि सिंपल एंड शॉर्ट प्रोसेस है, तो जो भी डुप्लीकेशन है या स्प्लिटिंग है या क्रोमोसोम की कॉपी या क्रॉसिंग ओवर जो भी है ये स्टार्टिंग में हो जाता है प्रोफेज में और इतना लेंदी नहीं होता है, लेकिन जो मियोसिस है उसमें ये लेंदी टर्म है। जब पेकाइटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होती है जैसे अभी हमने पढ़ा, सो ये जो है लेंदी प्रोसेस कंसिडर होती है। अगेन द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बिटवीन द टू इज माइटोसिस में जो क्रोमैटिड्स थे वो डबल थे, डायड कंडीशन थी, दैट मीन्स 2 थी क्रोमैटिड्स, लेकिन मियोसिस के केस में जो क्रोमैटिड्स थे वो टेट्राड थे, दैट मीन्स देयर आर 4 क्रोमैटिड्स इन केस ऑफ मियोसिस। So this is one of the main differences between these two. माइटोसिस के केस में क्रोमोसोम का साइज लॉन्ग और थिन होता है, बट मियोसिस के केस में वो शॉर्ट एंड थिक होते हैं।
माइटोसिस में टेलोफेज एक इम्पॉर्टेंट सब स्टेज है और हमेशा अक्कर करता है, लेकिन मियोसिस में जो फर्स्ट टेलोफेज है कई बार उसको कंसिडर नहीं किया जाता और वो डिलीट हो जाता है फ्रॉम द प्रोसेस। सो ये भी पॉइंट है दोनों के डिफरेंस में। माइटोटिक डिवीजन से जो पेरेंट्स का डिप्लॉयड सेल है विल ऑलवेज प्रोड्यूस 2 डिप्लॉयड सेल, दैट इज इक्वेशनल डिवीजन। लेकिन मियोटिक डिवीजन से जो पेरेंट्स का डिप्लॉयड सेल है वो 4 हैप्लॉयड सेल बनाएगा, दैट मीन्स रिडक्शनल डिवीजन। यहाँ क्रोमोसोम जो है वो रिड्यूस हो रहा है और माइटोसिस में वो इक्वेशनल डिवीजन शो कर रहा है, बराबर डिवीजन शो कर रहा है। So these were the main differences between the mitosis and meiosis process of cell division. So in today's lecture we talked about chromosomes, cell types and division of cell. So in next lecture we'll come with the next new interesting topic. तब तक के लिए thank you so much and stay tuned.